नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बोनस। पीएफसी आरईसी मेगा मर्जर की कहानी बहुत हो गई, अब आगे क्या होगा? जो शेयर स्वैप रेशो यानी कि कितने के बदले कितने शेयर का जो नंबर आपके सामने आया है, निवेशकों के लिए क्या सही में फायदेमंद है या फिर इसके पीछे के कुछ और लॉजिक्स कहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे आरईसी निवेशकों के शेयरों की संख्या कम हो गई है, तो क्या यहाँ पर क्या नुकसान होता हुआ दिखा है? यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और आप देखिए पोर्टफोलियो में अगर आपने फोकस किया हो तो 0.2, 0.3, 0.4 तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं स्टॉक के साथ में। तो ये क्या कहती हैं, इसकी ये पूरा मामला क्या है, ये भी हम लोग आपको समझाएंगे। और क्या पीएफसी आरईसी के मर्जर के बाद अगर कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो क्या यहाँ पर इरडा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले स्टॉक आधा हो चुका है? और क्या पीएफसी आरईसी के शेयर में बने रहना चाहिए या फिर यहाँ के बजाय दूसरी जगह पर फोकस करना चाहिए? सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, समझते हैं पूरा मामला है क्या। देश की दो सबसे बड़ी सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियां, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी और आरईसी आखिरकार विलय यानी कि मर्जर की ओर बढ़ गई हैं। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मर्जर स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के बाद बनने वाली जो एक यानी कि संयुक्त कंपनी है वो 11 लाख करोड़ रुपए में आप समझिए 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की लोन बुक के साथ भारत की सबसे बड़ी पावर सेक्टर फाइनेंस कंपनी बन जाएगी। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी पावर फाइनेंस कंपनी ये बनती हुई दिखेंगी मर्जर के बाद। अब शेयर स्वैप रेशो क्या पूरा मामला है उसको समझ लेते हैं बारीकी से। देखिए, मर्जर के तहत आरईसी के हर 100 शेयरों के बदले निवेशकों को पीएफसी के 88 शेयर मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट पर आरईसी के 1000 शेयर हैं तो मर्जर पूरा होने के बाद उसे पीएफसी के 880 शेयर मिलेंगे और उसके आरईसी के शेयर जो है वो मर्ज हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा जो है वो अभी नहीं हुई है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब बहुत सारे निवेशकों के मन में सवाल है, जैसे कि भाई एक निवेशक ने ये पूछ लिया कि मेरे पास आरईसी के 40 शेयर हैं लेकिन अब मुझे जो है वो 35.2 दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके मायने क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नुकसान में हूँ? पहली नज़र से में तो लगेगा भाई ये कि नुकसान में 5 शेयर कहाँ गए, कम कैसे हो गए यहाँ पर। अब इसकी जो गणित है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, शेयर बाजार में सिर्फ शेयरों की संख्या नहीं बल्कि उनकी कुल वैल्यू मायने रखती है। अगर मर्जर के समय में पीएफसी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो भले ही आपके पास शेयरों की संख्या कम हो, लेकिन आपके निवेश की जो कुल कीमत है वो पहले से ज़्यादा हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे बहुत सारे जिस हिसाब से आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक होंगे तो उसके साथ आपको पॉइंट नंबर्स के हिसाब से देख रहे होंगे 0.2, 0.3, 0.4। अब इसके मायने क्या है? देखिए, शेयर बाजार में आमतौर पर जो ये पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन शेयर्स होते हैं, इसको बेसिकली फ्रैक्शन शेयर मान के चलिए आप। फ्रैक्शन शेयर जो होते हैं वो निवेशक के डीमैट खाते में नहीं दिखाए जाते हैं और ऐसी स्थिति में कंपनी के पास आमतौर पर दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या होता है? अगर एग्जांपल के तौर पर ले तो 35 पूरे जो पीएफसी के शेयर मिलेंगे यहाँ पर, बचा हुआ 0.2 शेयर कंपनी उसके मार्केट वैल्यू या स्कीम या फिक्स प्राइस के मुताबिक जो है वो कैश दे सकती है। कंपनी कैश दे देगी उसके हिसाब से। उदाहरण के तौर पर अगर थोड़ा सा और आप इसको आसानी से समझें, अगर पीएफसी का शेयर 600 रुपये का है और 0.2 शेयर की कीमत अगर आप देखें तो 120 रुपये के आसपास हो जाती है, तो यानी कि 120 रुपये जो है वो कैश के तौर पर दे दिए जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सभी निवेशकों के पास आप देखिए बचे हुए जो फ्रैक्शन शेयर्स होंगे कंपनी उनको मिलाएगी और उनको शेयरों को बेच देगी, फिर बाजार में जो बेचेगी उसको और बेचने के बाद जो रकम मिलेगी वो निवेशकों के उनके हिस्से में जो है उनको बांट दी जाएगी। तो ये स्थिति जो है वो क्लियर आपके सामने रख दी है। अब सवाल है कि भाई ये जो मर्जर है जो होता हुआ दिख रहा है, क्या ये अभी इसको माना जाए ये पूरा हो गया है या फिर अभी यहाँ पर जो है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? तो देखिए, बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद अभी भी मर्जर पूरा तौर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी मंजूरियाँ मिलनी बाकी हैं, जिसमें आप ये समझिए कि शेयर धारकों की, शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलनी बाकी है, स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी है, सेबी की है, एनसीएलटी की है। इन तमाम मंजूरियों के बाद जो है जो आखिरी मंजूरी बेसिकली निवेशकों की होगी और उसके बाद जो है स्थितियाँ पूरी होती हुई दिखेंगी। अब यहाँ पर इरडा के मन में भी जो आपके मन में सवाल होगा कि भाई इरडा को लेकर क्यों आपने जिक्र किया ऐसा, तो मैं समझाऊंगा, आप आखिरी तक बने रहिए। अब ये जो पूरा स्वैप रेशो जो निकल के आया है वो निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है? क्या सही में फायदेमंद का सौदा है या फिर नहीं है? मार्केट एक्सपर्ट लोकेश सेठिया का साफ तौर पे कहना है कि ये रेशो आरईसी के शेयरधारकों के लिए एक हल्का सकारात्मक यानी कि मॉडेस्टली बेनिफिशियल माना जा सकता है। वहीं पीएफसी के निवेशकों के लिए इसका असर जो है वो न्यूट्रल को लेकर आप देख सकते हैं, डिल्यूजन की स्थिति जो है साफ तौर पर दिखाता है। यहाँ पे कुल मिलाकर स्वैप रेशो दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के हितों को संतुलित करती है, बैलेंस करती है। अब दूसरे एक्सपर्ट्स का भी देखिए यहाँ पे क्या है, हमने पूछा था तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारे निवेशकों ने कहा कि भाई खरीद लें क्या अभी, तो उन्होंने कहा कि अभी मर्जर की खबर को देखकर जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रुकें जरा, अभी इंतजार कीजिए।
अब निवेशकों के लिहाज से अगर आप देखिए कि आप पोजीशन बनाए रखनी चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए पीएफसी आरईसी में, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत सारे निवेशक जो लंबे टाइम से यहाँ पर बने हुए हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट लोकेश सेठिया से हम लोगों ने सवाल पूछा तो उनका साफ तौर पे कहना है कि निवेशकों को अपनी होल्डिंग अभी बनाए रखनी चाहिए। 1 से लेकर 3 साल तक का नजरिया होना चाहिए। कंपनी एक बार पूरा संयुक्त एक मर्जर होने के बाद एक बन जाए तो एक बेहतर रिटर्न की क्षमता दिखती है। 2 से 3 सालों में लगभग 20% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से रिटर्न मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि वास्तविक रिटर्न बाजार की परिस्थितियों और कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है कि क्या ईडा पर जो है अब और दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि बात बार बार ईडा की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोनों को देखें तो दोनों पावर फाइनेंस कंपनियां हैं यहाँ पर, तो फिर क्या एक के मजबूत होने से दूसरे पर दबाव आएगा, इसको समझना यहाँ पर जरूरी है। तो मार्केट एक्सपर्ट लोकेश सेठिया का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि पीएफसी और आरईसी के एक साथ आने के बाद जब कंपनी एक मजबूत बन जाएगी तो ये जो है ईडा है उसके लिए कंपटीशन बढ़ा सकती है। इसका असर कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब कंपनी का मर्जर हो जाएगा तो कंपनी की लोन की कीमत, जो प्राइसिंग पावर है वो मजबूत हो जाएगी, मार्केट शेयर मजबूत होगा, निवेशकों की धारणा, इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है वो मजबूत होगा, बड़ी बैलेंस शीट हो जाएगी यहाँ पे, कम लागत और खासतौर पर जो पूंजी जुटाना है, मेन जो काम होता है पूंजी जुटाना, तो पूंजी जुटाना और आसान हो जाएगा यहाँ पर। और पीएफसी आरईसी जो है वो कंपटीशन खड़ा कर सकती हैं ईडा के लिए यहाँ पे, यानी कि ईडा पर और दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है। वैसे भी ईडा का जो फोकस है अगर आप मुख्य तौर पर देखें तो वो रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के ऊपर है, लेकिन मर्जर के बाद पीएफसी और आरईसी जब कंपनी एक हो जाएगी तो उनका पोर्टफोलियो बहुत वास्ट हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, ट्रांसमिशन, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा जो कि काफ़ी एग्रेसिव फंडिंग की शुरुआत कर सकता है यहाँ पे। ईडा के लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अगर आप वैल्यूएशन पे भी सवाल जानना जरूरी है कि क्या इन दोनों तीनों कंपनियों में वैल्यूएशन की स्थिति क्या दिख रही है, तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना है, हमने मार्केट एक्सपर्ट लोकेश सेठिया जी से बात की, उन्होंने कहा कि ईडा का जो वैल्यूएशन है वो और फंडामेंटल्स को देखें, आप पीयर्स के मुकाबले के हिसाब से कंपेयर करें, जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं मल्टीपल के हिसाब से देखें तो काफ़ी ऊंचा अभी भी दिखता है। और पीएफसी और आरईसी के जो है अगर आप देखें तो एक मजबूत उभरती हुई कंपनियां दिख रही हैं। ईडा पर कंपटीशन के साथ साथ वैल्यूएशन तरह के जो है वो दबाव साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।